Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो हमारा जो सेशन होता है वो हर रोज 6 PM पे होता है द हिंदू का एनालिसिस एंड आज हम 27 जून का एनालिसिस करेंगे. So let's get started. Yes, LS erupts as Birla reads resolution on emergency. तो हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी थी 1975 में. तो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में समझ लेते हैं. हमारे यहाँ पर 3 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं. नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है और स्टेट में इमरजेंसी लगती है जिसको प्रेसिडेंट्स रूल कहा जाता है. तो यहाँ पर जो हम इमरजेंसी डिस्कस कर रहे हैं वो नेशनल इमरजेंसी लगी थी. इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी 3 बार ही लगी है और उसमें से एक जो इमरजेंसी लगी थी जो कि 1975 में लगी थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करी जाती है. क्यों क्रिटिसाइज करी जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जो तब की प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने ये जानबूझकर लगाई थी, इसका मिसयूज़ किया था. राइट. तो आर्टिकल 352 of Indian Constitution deals with the proclamation of national emergency. The provision empowers the president to declare a state of emergency if he is satisfied the security of the country or any part thereof is threatened by war. तो यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज किए हुए हैं? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन. तो पहले जो वर्ड यूज किया जाता था 1975 में जब ये इमरजेंसी लगी, द टर्म यूज वॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस. और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ही वेग टर्म है, मतलब देर इज नो सेट डेफिनेशन, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हो. राइट. तो इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ था एंड द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज चेंज विद द टर्म आर्म्ड रेबेलियन. ठीक है ना. तो ये हुआ. तो 1975 में इमरजेंसी लगी थी. तो यहाँ पर हम इमरजेंसी इन लिखेंगे, इमरजेंसी इन 1975. ठीक है ना. कौन सी इमरजेंसी लगी थी? सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल 352. आर्टिकल 352. तो यहाँ पर लगी थी नेशनल इमरजेंसी. कौन सी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी. ठीक है ना. एंड जो टर्म यूज करी जाती थी, टर्म यूज्ड वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है ना. इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे ये क्रिटिसाइज करी जाती है कि इसका मिसयूज किया गया था. ठीक है. क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट इज सेड दैट इट वाज मिसयूज्ड. ठीक है ना, कि इसका मिसयूज किया गया. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारे स्पीकर बने हैं ओम बिरला, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको. द बोनहोमी दैट प्रिवेल्ड इन द लोकसभा फॉलोइंग फ्रेंडशिप. बोनहोमी का मतलब क्या होता है? एक फ्रेंडशिप का माहौल जो बसा हुआ था वहाँ पर, बट वो फ्रेंडशिप का माहौल लोकसभा में बहुत कम टाइम के लिए रहा. क्यों? क्योंकि वॉइस वोट. अब यहाँ पर जो स्पीकर ऑफ लोकसभा चूज हुए हैं वो कौन है? हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये लिखेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ओम बिरला. स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ओम बिरला. ठीक है ना, ओम बिरला. एंड वो कैसे सिलेक्ट हुए? वॉइस वोट से. वॉइस वोट का मतलब क्या है? रेजिंग ऑफ हैंड से. देख लिया, रेजिंग ऑफ हैंड्स, कि रेजिंग ऑफ हैंड्स कि कौन इसके साथ है, हाथ खड़ा करो. ठीक है ना. तो उससे वोटिंग हुई. तो दैट इज हाउ ही वाज चोजन. एंड हमने ये भी पढ़ा था कि कांग्रेस ने अपना कौन सा बंदा आगे रखा था कि इसको स्पीकर बनाएंगे हम? कोडी कुनील सुरेश. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज अ PYQ कि जब भी इलेक्शन होता है लोकसभा के अंदर किसी चीज से रिलेटेड, तो जो हारता है उसका नाम आने के पेपर में ज्यादा चांसेस होते हैं. राइट. द रेजोल्यूशन सेड दैट द कांग्रेस हैड क्रश्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्टेटरशिप इन 1975. तो जो इमरजेंसी ये वाली थी उसमें कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप का रूल लेकर आना चाहते थे, क्योंकि सिविल लिबर्टीज जो थी, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई थी. वो एक ऐसा एरा था. इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं. द इमरजेंसी इम्पोज्ड ऑन 25 जून 1975 बाय द देन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. हमें याद रखना है 2 चीजें. सबसे पहली चीज जो हमको याद रखनी है कि इमरजेंसी 1975 में लगी थी, और दूसरी चीज हमको याद रखनी है कि इंदिरा गांधी जो थी वो PM थी. तीसरी चीज हमको याद रखनी है कि ये 21 मंथ्स तक लगी रही थी एंड इट केम टू एन एंड ऑन 21 मार्च 1977. ये तीनों चीजें हम लिखेंगे. यस, यू हैव टू राइट दिस. उसके बाद द रूल बाय डिक्री द सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज. जो हमारी राइट्स हैं, फ्री स्पीच, ठीक है, ये खत्म हो गई थी. केसेस नहीं हो सकते थे. फंडामेंटल राइट्स जो थी वो बहुत खत्म हो गई थी. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में अंदर डाल दिए जाते थे. तो ये सब चीजें उस टाइम पर हुई. तो वो एक ट्रॉमा है, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए. तो ये है. इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है
As CBI arrests him, केजरीवाल withdraws petition from Supreme Court. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से देखिए केजरीवाल को, अब पहले किसने अरेस्ट किया हुआ था केजरीवाल को? केजरीवाल अरेस्टेड बाय, लिखेंगे केजरीवाल अरेस्टेड बाय सीबीआई। पहले केजरीवाल को किसने अरेस्ट किया था? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन से केसेस करती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केसेस करती है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रखी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें इलीगली पैसा कमाया गया हो, राइट? तो ये है। तो अभी किसने कराया है? सीबीआई ने किया। दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर साउथ इंडिया में सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी जो है वो खुली है, कहाँ पर? बानेघाटा बायोलॉजिकल पार्क में, ठीक है। Inaugural South India's first leopard safari. The safari will showcase several leopard rescued from across Karnataka. ठीक है ना? तो यहाँ पर हम पहले पार्क का नाम लिखेंगे बैनर। देखो बैनर होता है ना, बैनर से बैनर घाटा, तो बैनर पे नाम किसी ने गलत लिख दिया तो घाटा हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। याद रहेगा बैनर घाटा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना? और ये जो है ये साउथ इंडियाज क्या है? साउथ इंडियाज फर्स्ट लेपर्ड सफारी। ये साउथ इंडिया की पहली लेपर्ड सफारी है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। साउथ इंडियाज फर्स्ट लेपर्ड सफारी, फर्स्ट एंड द कंट्रीज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी इनॉग्रेटेड बाय, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? ये कंट्रीज लार्जेस्ट, कंट्रीज मतलब इंडिया की, कंट्रीज लार्जेस्ट लेपर्ड लियोपर्ड। नाउ यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, लेपर्ड सफारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये साउथ इंडिया की फर्स्ट है और इंडिया की लार्जेस्ट है। कहाँ पर आई है स्टेट में? कर्नाटका के अंदर आई है, ठीक है ना। एज पर सेंट्रल जू अथॉरिटी गाइडलाइंस फॉर सफारीज इन एन एरिया ऑफ 20 hectares हैज बीन डिमार्केटेड एंड फेंस्ड फॉर द सफारी। 8 leopards have been released for the safari in the open forest area. According to park officials, Baneghata is home to a good population of free-ranging leopards and highlights these predators is vital. अब यहाँ पे Panthera pardus इसका ये साइंटिफिक नेम है एंड ओनली क्लैट वाले ये नाम लिखेंगे, ठीक है ना। दैट इज पैंथेरा पार्डस। जो स्टेट के एग्जाम्स दे रहे हैं वो भी ये वाला लिखेंगे। दिस इज अ PYQ, पंजाब के PCS में ये PYQ है क्वेश्चन, सो यू आर गोइंग टू नोट इट डाउन, ठीक है। द मिनिस्टर ऑल्सो नेम्ड अ मेल एलिफेंट स्वराज एंड सेट फ्री 6 हमादारेस बबून्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले। अब यहाँ पर एक और पॉइंट, मिनिस्टर named a male elephant calf स्वराज, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, बट यस ये क्वेश्चन हमको याद रखना है, बहुत ही इजी है। बैनर घाटा क्या होगा? बैनर घाटा कहाँ पर आया है? कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट सफारी है कहाँ की? साउथ इंडिया की, और लार्जेस्ट है इंडिया की। 2 फैक्ट्स हैं इसके अंदर, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद द ऑपोजिशन सिक्योरिंग ओवर 234 सीट्स, वन ऑल्सो सॉ द डिबेट ऑन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन कम अलाइव। अब यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसको बनाते हैं। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हेडिंग डालेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में हम बात करेंगे, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर लिखना थोड़ा कम है, रीडिंग वाला स्टफ ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन द 16th and 17th लोकसभा देवर नो LOP। वो कह रहे हैं कि 16th और 17th लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। पर क्यों? सॉरी फॉर द बर्ब। बिकॉज अंडर अ डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर इशूड इन द 1950s, in order to get recognition as a party in the house, it should have a minimum of 10% members in the house. तो minimum of 10% of members चाहिए होते हैं, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं अगर कोई भी पार्टी अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन दे सके। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन LOP कहते हैं जिसको। डिफाइन द टर्म। अब यहाँ पर
Later, Parliament enacted the salary and allowance of the leaders, एक minute, of opposition in Parliament Act 1970, which for the first time defined the term leader of opposition as a leader in the house of the party in opposition to the government having the greatest numerical strength and recognized such by the chairman of the council of the states or the speaker of the house of the people as the case may be. और यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पर जो भी जिसके पास भी मतलब सेकंड मेजॉरिटी होगी, जिसकी मतलब सेकंड लार्जेस्ट जिसके पास हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट्स होगी जिसके पास, ठीक है ना, हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर, तो उसको बना देंगे, मतलब वो जो है वो पार्टी अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दे सकती है. द डेफिनेशन शोन दैट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन इन एलओपी देयर वाज 2 कंडीशंस. तो यहाँ पर स्पीकर को अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन चूज कर मतलब करना है रिकॉग्नाइज, तो एक तो वो 10% ऑफ मिनिमम वोट्स वाली कंडीशन है, और दूसरी कि जिसके अंदर फर्स्ट द पार्टी शुड बी न्यूमेरिकली द बिगेस्ट वन इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, सेकंड द पार्टी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर एज अ पार्टी. As mentioned earlier, the speaker can recognize a party as such only if 10% of the strength of the house. In other words, only a party which has 10% of the strength of the house can put forth its claim of LOP. मतलब 10% of members उसके होने चाहिए, ठीक है ना. तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बना सकता है, ठीक है ना. यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस required for a party to put forward a member to put forward LOP, ठीक है ना. कंडीशन नंबर 1 क्या है, कंडीशन नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ द, तो ये क्या है, मिनिमम ऑफ 10% members in that house, ठीक है ना. पार्टी इन द हाउस get recognized as a party in the house to get recognition एज अ पार्टी, कि ठीक है ना, कि इसके 10% मतलब सबसे पहले जिस पार्टी के 10% मेंबर्स इन दैट हाउस हैं, ठीक है ना, लोकसभा या फिर स्टेट लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेचर पे, तब. और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, स्पीकर को रिकॉग्नाइज करना होगा, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज सच बाय द, ठीक है ना. इसके अंदर पार्लियामेंट एक्ट 1977 यहाँ पर डिफाइंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन to the government having the greatest numerical strength and recognized as such by the speaker, ठीक है ना. तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पर 10% का डिफाइन दिया हुआ है, ठीक है ना. यहाँ पर क्या क्या हुआ है कि ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो जिसकी, ठीक है ना, और स्पीकर ने भी रिकॉग्नाइज किया हो, तो वो जो है दे आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन. और इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, राहुल गांधी, ठीक है. अब यहाँ पे दिल्ली में पानी की कमी हो रखी है, अब इसके अंदर हमें नोट्स कम बनाने, हमें पता होना चाहिए क्यों कमी हो रखी है. तो amidst a heat wave in several parts of North India, the national capital has been struck with an acute water shortage over the past couple of weeks, sparking a battle in the Supreme Court with its neighboring states including Haryana and Himachal Pradesh. The Aam Aadmi Party-led Delhi government has alleged that Haryana is blocking water. अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि हरियाणा ने पानी ब्लॉक किया हुआ है. क्या कह रहे हैं, हरियाणा हैज ब्लॉक्ड वाटर, हरियाणा हैज ब्लॉक्ड वाटर, ठीक है ना. ये हमें सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है. तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा ने पानी रोका हुआ है. अब उसके बाद व्हाई इज देयर वाटर शॉर्टेज इन दिल्ली, ठीक है. दिल्ली डिपेंड्स हेविली ऑन इट्स नेबर्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. दिल्ली जो है वो मेनली पानी के लिए अपने नेबर्स पे डिपेंड करता है, जैसे स्टेट्स लाइक हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश. The capital's raw water supply comes from 4 sources with approximately 40% of it coming via Yamuna through. मतलब ज़्यादा पानी, जो 40% पानी है वो कहाँ से आता है, हरियाणा से आता है यमुना के थ्रू. The raw water is treated in Delhi's water treatment plant, ठीक है. In the past couple of weeks, the Delhi government has blamed Bharatiya Janata Party for blocking Delhi's share of water through the Munak Canal, which is one of the primary source of water. अब यहाँ पे आप वाले क्या कह रहे हैं कि मुनक कनाल जो है
उसका पानी जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली वाटर मिनिस्टर जो आतिशी है वो तो हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई है कि पानी ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं वो क्या कह रहे हैं, हैज़ मेंटेन दैट हरियाणा एंड अदर नेबरिंग स्टेट्स आर रिलीजिंग एडिक्वेट वाटर। वो कह रहे हैं कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनक केनाल की क्लीनिंग नहीं हुई है, पाइपलाइंस की क्लीनिंग नहीं हुई है, इसलिए पानी की कमी हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द दिल्ली गवर्नमेंट हैड मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट to seek a direction to Haryana to supply more water to the crisis-hit national capital. The AAP government in Delhi has told the top court that the water demand in the city has risen significantly due to heat wave. अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है, that the demand of water has risen. ठीक है ना, डिमांड ऑफ वाटर जो है वो बढ़ गई है, ठीक है ना। पाइप्स जो हैं वो ब्लॉक्ड है, ठीक है ना। और वहां पर जो आप वाले वो क्या कह रहे हैं कि हरियाणा ने पानी ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट ऑन जून 3 डायरेक्टेड द सेंटर टू होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग एट छप्पर यमुना, ठीक है, सेंटर ने होल्ड करा। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश ने कहा कि चलो ठीक है, हम दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी दे देंगे, ठीक है ना। बट उसके बाद हरियाणा ने बोला कि भैया हम ऑलरेडी इतना पानी दे रहे हैं, कुछ दिक्कत ये वाली हो सकती है। और फिर हिमाचल प्रदेश ने भी कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव वाटर। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हिमाचल प्रदेश टू एड्रेस वाटर स्कैरसिटी इन द नेशनल कैपिटल एमिड सोअरिंग टेम्परेचर ऑन June 6 द कांग्रेस लेड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट agreed to share water resources with the capital in the Supreme Court, promising to release so-and-so water through the Hathini Kund barrage in Haryana into the Wazirabad barrage in Delhi. However, Haryana, through which the water must pass to reach Delhi, raised objection, and later on the Himachal Pradesh government went back on its statement. तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऑलरेडी इनको इतना पानी दे रहे हैं, हम और नहीं देंगे। तो दिस इज द दिल्ली इशू इन शॉर्ट। आप पहले क्या कह रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कह रहा है कि पाइप्स ब्लॉक्ड है, क्लीनिंग नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चलो थोड़ा पानी इनको ज़्यादा दे दो, जो दे रहे हो वो तो ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद, हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफटॉप सोलर पोटेंशियल। तो रूफटॉप सोलर पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी एक नई गवर्नमेंट स्कीम भी कहा गया है कि लॉन्च करेंगे। हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफटॉप सोलर पोटेंशियल, तो ये देखेंगे। अब यहाँ पे रूफटॉप सोलर की बात करेंगे, रूफटॉप सोलर की बात करेंगे, दैट इज आरटीएस, ठीक है ना। आरटीएस की बात करेंगे तो रूफटॉप सोलर के बारे में पढ़ते हैं। India's installed rooftop solar capacity increased by 2.99 gigawatts in 2023-24, the highest growth in the year. As of March 31, the total installed RTS capacity in India was 11.87 gigawatt, according to Ministry of New and Renewable Energy. तो हमारी अभी जो रूफटॉप के ऊपर सोलर लगा हुआ है वो कितने लगे हुए हैं, 11.87 लगा हुआ है गीगावाट्स, ठीक है। टू मीट राइजिंग एनर्जी डिमांड, इंडिया नीड्स टू डबल डाउन ऑन इट्स एफर्ट्स टू एक्सपैंड इट्स आरटीएस पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज आरटीएस प्रोग्राम? इंडिया लॉन्च जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन इन जनवरी 2010। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले 2 पॉइंट्स की, ठीक है। करंट सिचुएशन, क्या लिखेंगे, करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन कितनी है, 2.99 गीगावाट इंक्रीज इन कैपेसिटी इन 2023-24, ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ इन अ ईयर, ठीक है। सेकंड क्या है, right now capacity of India 11.87 गीगावाट, इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब आरटीएस प्रोग्राम, हमारा सोलर प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम में हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम आया वो 2010 में आया, जिसका नाम था लॉन्च्ड जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ठीक है ना। ये 2010 में लॉन्च हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस 20 गीगावाट ऑफ
सोलर एनर्जी कि क्या करना था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि 20 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, इन 3 फेजेस, ठीक है, ये फेजेस थे। 2015 गवर्नमेंट रिवाइज द टारगेट, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसके बाद गवर्नमेंट ने 22nd पॉइंट क्या 2022 में द गवर्नमेंट रिवाइज दिस टारगेट टू 100 गीगावाट बाय 2022, ठीक है, इन ये पूरा लिखेंगे, इन 2015 गवर्नमेंट revised the target to 100 gigawatt by 2022, ठीक है ना, इंक्लूडिंग डब्ल्यू कंपोनेंट विद ईयरली इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 इंडिया ने क्या टारगेट सेट किया, 40 गीगावाट बाय 2026 कि हमने रूफ टॉप पे, जो ऊपर टॉप फ्लोर पे बिल्डिंग्स के सोलर लगाना है, वो ये है। तो हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 2010 में, तब कहा था 20 गीगावाट का एम रखा, और अब 2022 में हमने 40 गीगावाट का एम रखा है, जिसको हमको अचीव कब तक करना है, 2026 तक, ठीक है। आगे चलेंगे, सैम पिट्रोडा जो है, ठीक है, सैम पिट्रोडा ने ये रिमूव हो गए थे, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज कांग्रेस ओवरसीज कांग्रेस चीफ, तो ये लिखेंगे सैम पिट्रोडा रीअपॉइंटेड ओवरसीज कांग्रेस चीफ, सैम पिट्रोडा अपॉइंट हो गए। तो अब यहाँ पर क्यों रिमूव हुए थे, अर्लियर वॉज रिमूव्ड बिकॉज इन्होंने रेसिस्ट कमेंट्स किए थे, अर्लियर रिमूव्ड बिकॉज ऑफ रेसिस्ट कमेंट्स, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अहेड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ, हमने कल भी न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ा था। न्यू क्रिमिनल लॉ कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। फ्रॉम व्हेन न्यू क्रिमिनल लॉज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। एटलीस्ट 23 मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड टू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय मोर देन 16,000 पुलिस स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री टू रजिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू क्रिमिनल लॉज, तो न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में अगर डिस्कस करें, चेंजेस, मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, चेंजेस, क्या मतलब होता है, मॉडिफिकेशंस, चेंजेस हैव बीन मेड टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स, CCTNS, ठीक है, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म used by police stations across the country to register FIRs, that is first information report को रजिस्टर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर अब नए लॉज के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। आगे, विद द न्यू लॉज कमिंग इनटू फोर्स, द FIRs विल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 110(3). अब जो FIR है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो FIR किसके अंदर रजिस्टर होगी, नाउ FIRs विल बी रजिस्टर्ड अंडर Section 173 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS instead of Section 154 of Code of Criminal Procedure। तो CRPC में ना रजिस्टर होकर कहाँ पर रजिस्टर होंगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर रजिस्टर होंगी, और कौन से सेक्शन में, ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। उसके बाद भारतीय न्याय, अब ये सारा हमने कल लिख लिया था, दिस इज रेपिटेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है पुलिस ऑफिसर्स की, ये सब कुछ। यूएस स्लैम्स इंडिया ओवर रिलीजियस फ्रीडम। यूएस क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम, एक तो जूस के अगेंस्ट हेट्रेड। ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए सेज इंडिया हैज इंक्रीज इन ही पढ़ ही लेते हैं पहले, फिर लिख लेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफर रेयर क्रिटिसिज्म ऑफ क्लोज पार्टनर इंडिया इन रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन वेडनेसडे ऑन रिलीजियस फ्रीडम वाइल वॉइसिंग अलार्म ओवर राइजिंग बाइगॉटरी। बाइगॉटरी का मतलब क्या होता है? अनरीजनेबल अटैचमेंट टू अ बिलीफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यूएस सेज इंक्रीज इन बाइगॉटरी। ठीक है ना। क्या है? इंक्रीज इन बाइगॉटरी। बाइगॉटरी का मतलब क्या होता है? बाइगॉटरी का मतलब है अनरीजनेबल अटैचमेंट टू अ बिलीफ। ठीक है ना। बाइगॉटरी इन इंडिया, इंडिया में। ठीक है ना। इंडिया में वो क्या कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया कि मुस्लिम से डर। ठीक है ना। और एंड एंटी सेमिटिज्म, ये टर्म्स यूज करी हुए। नाउ व्हाट इज एंटी सेमिटिज्म? हेट्रेड टुवर्ड्स जूस। हेट्रेड टुवर्ड्स जूस। जूस कौन है? जो इजराइल में रहते हैं। ठीक है ना। इजराइल में रहते हैं, तो उसको एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। सेड दैट इंक्रीज इन यूएस ऑल्सो। सेड दैट इंक्रीज इन यूएसए ऑल्सो। सो गाइज, इफ यू आर हियरिंग सम नॉइज, मैं गाँव में आई हुई हूँ तो इसलिए। ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो आई बीन सेंट टू गाँव कि वहाँ जाओ, धूप सेको। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाओ खेत की। दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग। सो इफ यू आर हियरिंग सम वॉइस, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है। उसके बाद unveiled the annual report and said that the United States were also facing sharp increase in anti-Semitism. In India, we can see concerning increase in anti-conversion laws और ये सब जो मैंने आज जो Christian community decided। ठीक है। The State Department also raised concern about countries that are on the list including पाकिस्तान। तो यहाँ पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला, ये स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं? इन इंडिया concerning increase in anti-conversion laws। ठीक है जी। आगे चलेंगे। मुचकुंद दुबे, इंडिया टॉप डिप्लोमेट एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था? वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी। ठीक है ना। और उसके बाद यूएसए और रशिया आपस में लड़ रहे थे, पर लड़ाई भी नहीं हो रही थी, एक कोल्ड वॉर लगी हुई थी। वॉर जैसा माहौल था, बट वॉर सच में हो नहीं रही थी, ग्रुप्स बन रहे थे। उसको कोल्ड वॉर एरा कहते हैं हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो जो वो इंडियाज फॉरेन अफेयर्स इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने संभाली हुई थी उस टाइम पर, उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर लिख लेंगे मुचकुंद दुबे, India's top diplomat at the end of Cold War dies. सिंपल इतना ही लिखना है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल माइनिंग कॉजेज रेस्पिरेटरी स्किन डिजीजेज एंड वर्कर्स स्टडी। अब किसने स्टडी करी है? ये स्टडी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। यहाँ पे लिखेंगे अ स्टडी बाय नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया says prolonged exposure to coal unhealthy। ठीक है। हेल्दी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स from coal mining has resulted in widespread respiratory and skin diseases among mine workers other in better 6 districts in India। तो यहाँ पे ये 6 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना। स्किन एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है ना। अब यहाँ पर ठीक है ना, जो वर्कर्स वहाँ पे
काम कर रहे हैं उन पे। अब यहाँ पे ऐसे राइटिंग के अंदर हमारी बहुत मदद हो सकती है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ चेंज, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम कोल टू फॉसिल फ्यूल से किस में जाना चाहिए हमको, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। किस में जाना चाहिए, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हमको मुड़ जाना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलना है। ऑलिव ब्रांच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑलिव ब्रांच? ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है समथिंग that you say or do in order to show that you want to end a disagreement with someone। ठीक है ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान पीएम extends olive branch to jailed leader इमरान खान। ठीक है ना, अब इमरान खान जो है वो एक्स पीएम है, ठीक है, अब उनको ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं, मतलब दैट यू वांट टू समथिंग that you do in order to show that you want to end a disagreement with someone। ठीक है ना, आप जो डिसअग्रीमेंट है उसको एंड करना चाहते हो। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, ऑलिव ब्रांच। दिस इज एन ईडियम। चलिए आगे चलेंगे। असांज रिटर्न्स होम फ्री मैन आफ्टर लीगल बैटल। तो असांज की हमने सारी हिस्ट्री छान मारी थी, कल परसों ही लिखी है हमने, कल ही लिखी है ना, तो वेरी गुड। असांज, अब जूलियन असांज जो है वो वापस आ गए हैं, तो पढ़ लेते हैं। विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांज रिटर्न्ड टू हिज होमलैंड ऑस्ट्रेलिया aboard a charter jet on Wednesday hours after pleading guilty to obtaining and publishing US military secrets in deal with Justice Department prosecutors that concludes a drawn out legal saga। तो यहाँ पर डील किसके साथ हुई, यहाँ पर जो डील हुई है वो किसके साथ हुई है, डील विद जस्टिस डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूटर्स। जो जस्टिस डिपार्टमेंट के प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके साथ डील हुई है जूलियन असांज की। कल वाले नोट्स में हमने ये वाला नहीं मेंशन किया था, तो ये अब कर देंगे। द क्रिमिनल केस, तो इंटरनेशनल वो बना, वापस आ गए। मिस्टर असांज वाज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि मैं विकीलीक्स का काम जो है वो कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपने कल वाला सेशन नहीं देखा था तो येस्टरडे में हमने ये पूरा कर दिया है, और आज की न्यूज़ में जूलियन असांज बैक, यहाँ पे हम लिख लेंगे नोट्स में अपडेट करते हुए, जूलियन असांज बैक इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, जूलियन असांज जो है वो वापस ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं। ठीक है ना, अब आगे चलेंगे। हाँ, नाटो नेम्स डच पीएम मार्क रूट एज नेक्स्ट चीफ। नाटो इज, एक मिनट, नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इसके अंदर 32 नेशंस हैं। जो बिल्कुल न्यू नेशन आया वो कौन सा आया, स्वीडन। इससे पहले फिनलैंड आया था, 32nd मेंबर स्वीडन बना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे। ठीक है ना, कूटे से याद रहेगा, रूटे कूटे। ठीक है ना, रूठे तो कूटे, मार्क रूठ गए। ठीक है ना, एज चीफ ऑफ नाटो। ठीक है ना, पहले नाउ चीफ कौन है, अभी चीफ कौन है, जेंस स्टोलनबर्ग। ये कब तक रहेंगे, अक्टूबर तक। ये क्वेश्चन जो है 100% क्वेश्चन आएगा कि कौन है, दिस इज अ 100% क्वेश्चन, नाटो का चीफ कौन है। डच पीएम थे वो, अब वो नाटो के चीफ बन जाएंगे। कीनिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रही थी कंट्रोवर्शियल बिल के ऊपर, वो कहते हैं, प्रेसिडेंट कहता कंट्रोवर्शियल बिल ही नहीं, वो लेकर आएंगे हम। यूएस जर्नलिस्ट गोज ऑन ट्रायल इन रशिया फॉर एस्पिनेज। एस्पिनेज का मतलब क्या होता है, जब कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो उसको क्या कहते हैं, एस्पिनेज। ठीक है, तो यहाँ पर किसको ट्रायल में भेजा है ये देखेंगे। यस, एक मिनट। यूएस जर्नलिस्ट गोज ऑन ट्रायल इन रशिया फॉर एस्पिनेज। एस्पिनेज का मतलब क्या होता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करना।
ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, इवान गर्शकोविच। ठीक है, ट्रायल का मतलब क्या होता है, कोर्ट केस स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोर्ट केस स्टार्ट हो गया। चलिए आगे चलेंगे। श्रीलंका सील्स डेट डील विद ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी, यहाँ पे लिखेंगे श्रीलंका सील्स डेट डील विद ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी। ठीक है ना, ऑफिशियल क्रेडिटर कमिटी के साथ श्रीलंका ने डेट डील जो है वो साइन कर ली है। ठीक है जी, अब यहाँ पे बहुत बढ़िया, अब ये पढ़ेंगे हम। In what it termed as a significant milestone, Sri Lanka on Wednesday sealed a deal with official creditor committee to restructure the debt owed to its bilateral lenders. अब जो lenders के, अब देखो क्या हुआ था, ये समझेंगे हम। श्रीलंका जो है उसने पैसे लिए थे या कुछ भी, उसको पैसे पे करने थे। ठीक है ना, अब वो मंथली कुछ कुछ पैसे जो मेजर कंट्रीज थी उनको पे कर रहा था, जिससे भी लिए थे, इंडिया, चाइना, जापान, इससे पैसे लिए हुए थे इन्होंने। ठीक है, उसको पे कर रहा था, बट एक महीना ऐसा आया वॉज नॉट एबल टू पे, और उसको दिख रहा था मैं आगे भी पे नहीं कर सकता था। तो वो अब उसका वो कहता भाई मैं तो नहीं कर सकता हूँ, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, बहुत बुरा हाल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि श्रीलंका को हेल्प की ज़रूरत पड़ी, कंट्रीज़ ने हेल्प करी, कंट्रीज़ ने कहा चलो ठीक है अभी तुम पैसे मत देना, आईएमएफ जो है उन्होंने पैसे डाले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है ना, तो अब वो अपने वो कह रहा है रीस्ट्रक्चर कर रहा है अपने डेट को। ठीक है ना, रीस्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या हो रहा है कि अब वो बताएगा कि मैं इतने हर महीने दे सकता हूँ। ठीक है ना, तो वो अपना पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है कि कम रीस्ट्रक्चर द डेट ओड टू लेंडर्स। ठीक है ना, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है ना, और उसमें साइंड अ सेपरेट अग्रीमेंट विद चाइना फॉर डेट ट्रीटमेंट। ठीक है जी, अब डेट रीपेमेंट के लिए सेपरेट। ओसीसी इज अ प्लेटफॉर्म कंप्राइजिंग ऑफ 17 countries including India and members of Paris Club such as Japan that have extended loans to Sri Lanka. It was formed in May 2023 with the aim of simplifying Sri Lanka's debt negotiation after the country defaulted on its defaulted का मतलब couldn't pay, defaulted का मतलब वो महीना जब ये नहीं पे कर पाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया अब हम आगे नहीं पे कर पाएंगे, हमारी हालत बहुत ख़राब है। फाइनेंशियल क्रैश कब हुआ, 2022 में हुआ। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं कि चलो हमारी थोड़ी थोड़ी हालत ठीक हो रही है तो हम थोड़ा थोड़ा पे इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ओसीसी क्या है, ओसीसी क्या है, ओसीसी इज अ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म कंप्राइजिंग ऑफ 17 कंट्रीज। इसमें कितनी कंट्रीज हैं, 17 कंट्रीज, 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और एक और क्लब के मेंबर्स भी हैं इसमें, पेरिस क्लब। ठीक है, प्लस पेरिस क्लब। ठीक है ना, सच एज जापान। ठीक है ना, दैट हैव, अब यहाँ पर जापान और इंडिया ने दैट हैव एक्सटेंडेड दैट हैव एक्सटेंडेड दैट हैव एक्सटेंडेड लोन्स टू श्रीलंका। ठीक है जी, फॉर्म्ड इन मई 2023, और एम क्या था, एम ऑफ सिंप्लीफाइंग श्रीलंका's debt negotiation after the country defaulted मतलब not able to pay, लिखेंगे ये ब्रैकेट में, not able to pay its debt in 2022। ठीक है, चाइना श्रीलंका लार्जेस्ट, चाइना जो है श्रीलंका का लार्जेस्ट पैसा किसको देना है, सबसे ज़्यादा पैसा चाइना का देना है। ठीक है, अब उसके बाद कपिल देव टेक ओवर्स, कपिल देव क्या बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, PGTI। ठीक है जी, आगे चलेंगे।
इन विद, तो ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये इन वॉट एवर माइलस्टोन द ओसीसी इज अ प्लेटफॉर्म, चाइना इज द लार्जेस्ट लेटर, श्रीलंका साइन दैट ट्रीटमेंट अग्रीमेंट इन बीजिंग विद चाइना। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, श्रीलंका साइंड डेट ट्रीटमेंट agreement in agreement with China Exim Bank to restructure $4.2 billion of debt ठीक है ना। चाइना को इतने पैसे वापस देने हैं, चाइना जो है इसका लार्जेस्ट लेंडर है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। सो येस दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास मॉक टेस्ट है फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड पंजाब का तो हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी 5 years and 3 years, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 3 years का, राइट। एंड ऑल्सो आप हमारे वन शॉट्स मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन जो है वो बाय कर सकते हैं। कंपाइलेशन के जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, लास्ट ईयर ही हमने स्टार्ट किए थे करंट अफेयर्स के, एंड इस साल रिजल्ट दिख गए हैं, ठीक है। इस साल हमने MCQ स्टार्ट करे हैं एंड आई नो नेक्स्ट ईयर इसके भी अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। तो करंट अफेयर्स के MCQs और वन शॉट्स आप बाय कर सकते हो, दे आर अवेलेबल ऑन loggery.in। दैट्स इट। डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू कॉमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।